हेलो हेलो। वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आवाज़ आ रही होगी अभी? पीछे आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है? ठीक है। होम असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 4, क्या 1 के बाद 4 ही दिया था ना? 9 से दिया था तो 9 10, पेज नंबर 125 है। 9 9 10, 10 के बाद 13 14 17। 17 में क्या डाउट है भाई? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है रीजन में। मास एम चार्ज क्यू एक एक्स इज इक्वल टू जीरो वाले रीजन में एंटर कर रहा है। तो ये x इज इक्वल टू जीरो है, इससे आगे मतलब इधर एंटर कर रहा है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द पार्टिकल विद पेनिट्रेट दिस रीजन इन x डायरेक्शन अप टू अ डिस्टेंस d। तो रेडियस ही तो पूछ रहा है, क्योंकि देख यहाँ से अगर पार्टिकल एंटर किया, इसकी वेलोसिटी इधर है तो ऐसे घूमेगा। या सॉरी, अगर ये बाहर की तरफ है तो यहाँ से एंटर करा दो तो ऐसे घूमेगा। v क्रॉस b नीचे की तरफ सेंटर होगा, तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस आ जाएगा रेडियस के बराबर। रेडियस कितनी है? mv अपॉन क्यूब। 18 19 20। 20 में डाउट है। 20 क्या है भाई? अलोंग वायर ए बी इज प्लेस्ड ऑन टेबल, अनदर वायर पी क्यू ऑफ मास एंड लेंथ इज सेट टू स्लाइड ऑन 2 रेल्स। 2 रेल्स, अच्छा। लो भाई, 2 रेल्स, ये वायर हो गया ए बी। 50 एम्पियर पास थ्रू द वायर, इसमें जो करंट जा रही है 50 एम्पियर जा रही है। और पी क्यू का मास पर यूनिट लेंथ दिया है। मतलब ये P है, ये Q है, दिस इज वायर पी क्यू, और ये स्लाइड हो रहा है। इधर S है, इधर R है, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस अबव ए बी द वायर पी क्यू बी इन इक्विलिब्रियम। कितनी ऊंचाई पर ए बी के ये वायर पी क्यू इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो देखो भाई, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए सिंपल सी बात है, ये दो क्वेश्चन है। अपन ने वो वाला नहीं किया था जिसमें स्लाइड करने के लिए इसको अगर बैलेंस कराना है, तो बैलेंस कराने के लिए इनमें डायरेक्शन करंट की अपोजिट होनी चाहिए, है ना? उसने करंट की वैल्यू दी है, वो तो एक में दी है, दूसरे वाले में कैसे बैलेंस कराऊंगा? कहाँ लिखा है? अच्छा, वायर्स लिखा है। हाँ तो ठीक है, तो करंट इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो नीचे की तरफ क्या आ रहा होगा? mg। तो यहाँ पर ऊपर लगने वाला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये करंट पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, इनटू एल कर दे तो फोर्स हो गया। इन दोनों को काउंटर बैलेंस कर दे, आंसर आ गया। मतलब क्या लिखेगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, इनके बीच का सेपरेशन दोनों के, वो डी पूछा है उसने, और इनटू लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ में मास दे रखा है, तो इट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। उसने मास तो दिया नहीं क्वेश्चन का। पी क्यू वायर ऑफ मास 1 ग्राम। हाँ तो ठीक है, लेंथ हो गई तुम्हारे पास 50 सेंटीमीटर और मास हो गया 1 ग्राम, इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से डी निकाल ले, एल और एम सब कुछ पता है। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 23 के बाद डायरेक्टली 33 दिया है। 20, रुको ना, जैसे होगा पूछ लेगा, रुक जा रुक जा रुक जा। 24, 25, 26, 23 टू 28 था ना? 24, 24 में डाउट है। क्या डाउट है इसमें? नेट फोर्स में भी जीरो ना, ये क्वेश्चन तो अपन ने क्लास में कर रखा है।
ये कह रहा है कि जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन जे वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड है के डायरेक्शन में, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इसका नेट फोर्स जीरो हो जाए? तो देख लेते हैं। चार्ज पॉजिटिव है तो मैं अगर करूँगा V क्रॉस बी, तो अगर V क्रॉस बी करूँगा, सॉरी V क्रॉस बी करूँगा तो फोर्स बाहर ही आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली दूसरे वाले में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार इधर है, वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगेन मैं V क्रॉस बी करूँगा तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, तो जो हो सकता है जीरो। V इधर है, B बाहर है, तो V क्रॉस बी। समझ गया? अरे ऐसे समझ लेना, V क्रॉस बी ऐसे सोच ले। चारों ऑप्शन 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 तो याद करने के लिए बोला ही था, इसको तो रट्टा मार लेना। क्या आंसर है इसका? 40 का? हाँ, बी। अच्छा 41। अच्छा इसमें तो मैंने तुम्हें बोला भी था एडी करेंट्स क्या होता है, वेरिएबल, तुम्हें नहीं पता है क्या? किसी को तो पता है। 41 खत्म, इससे आगे कुछ थोड़ी दिया था। ठीक है, ये इससे याद आया कि ये तुम लोगों को एक क्वेश्चन करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का था, ले पकड़ भाई। वो क्वेश्चन बस एक बच्चे ने सही किया है, हर्षिल ने, बाकी सबने गलती किया है। लास्ट तक सबने सही किया है, पता नहीं क्या नशे में सॉल्व किया है भाई। वो लिखा है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है ना यार, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 डिवीजन मिली का मतलब हो गया 10⁻³ इंटू एम्पियर, मतलब 5 इंटू 10⁻+3, मतलब 5,000 डिवीजन पर एम्पियर है ना इसकी करंट सेंसिटिविटी। सबने 5 निकाल के आंसर सॉल्व किया है, तो जो आंसर 250 आना चाहिए वो सबका 2.25 आ रहा है। गधे, समझे ना बात को? तो डिवीजन कन्वर्जन तो करो भाई। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्वेश्चन में दे ही रखी थी, और तुमको इनका रेशियो पता है किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है कि नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं। मनुज गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। आज तक तूने एक भी पेपर नहीं दिया ना? है, 2 दिए हैं, उसके बाद आए नहीं है ना, वो रास्ते में ऐसे, मतलब मैं लिख रहा था तो पेन खत्म हो गया। हाँ, चोट्टा नहीं तो, चोट्टा नहीं तो। सीधे लगने वाले चेहरे वह शैतान होते हैं। तू तो सीधा है, तो टेंशन मत ले। लाओ भाई, पढ़ा बताओ कहाँ तक पढ़ाई हो गई थी, आगे पढ़े। कुछ होमवर्क वगैरह दिया था क्या? अरे मतलब एनसीईआरटी में? बहुत सीधा हो गया हूँ मैं आजकल। एनसीईआरटी पढ़ी है क्या? लाओ कुछ होमवर्क दे दिया जाए। इतने सीधे नहीं बनना है। चलो भाई, क्या गोल चक्कर बता तो दिया था, उसके बाद का क्या करना है? अच्छा क्या पढ़ाना है ये पूछ रहे हो? ओके, इसमें मैंने शायद तुम्हें सारे क्वेश्चंस तो करा दिए काम के। लेंज लॉ तुम्हें बता ही दिया है, ये भी बता दिया लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, अगली हेडिंग लिखी जाए इंड्यूस्ड पैरामीटर। इंड्यूस्ड पैरामीटर लिख लिया।
इंड्यूस्ड पैरामीटर में पहला लिखा जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ। हो गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था? माइनस डी फाई बाई डी टी। लिखते जाओ, अपने आप लिखो, सब ज़्यादा थोड़ी लिखाऊंगा, तो लिख सकते हो। तो दूसरा, मतलब पहला है इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर इसका एवरेज वैल्यू निकालना हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, ये लिखा है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन, दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। दूसरी बात लिख ली जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लिया, दूसरा लिखा जाए इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट में लिखा जाए आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, दैट इज माइनस वन अपॉन आर डी फाई बाई डी टी। ये हो गया आई इंड्यूस, ये इंस्टेंटेनियस करंट हो गई। अब आई इंड्यूस की अगर अपन एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा माइनस वन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये यू नहीं है, आई लिखा हुआ है। आई इंड्यूस्ड की अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इंड्यूस्ड करंट हो गई, और इंड्यूस पैरामीटर क्या होते हैं? इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज। कितने नंबर आए तेरे पेपर में? हाँ, जो 10 साल पहले हुआ था, नलायक, अभी पेपर हो उसी का पूछूंगा। आई वॉज नॉट एबल टू कम सर ड्यू टू, कौन सी बीमारी हुई थी? हेडेक। इसके लिए तो क्या मतलब ब्रेन में कहीं कोई फंक्शनिंग में इश्यू था क्या? हाँ, ब्रेन ही फंक्शन नहीं कर रहा था तो सर क्या दिमाग पे असर पड़ता बेफालतू में, बीमार पड़ जाता दिमाग। चार्ज, इंड्यूस चार्ज क्या हो जाएगा? तो तुमको एक बात पता होगी, जैसे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ये तो पता ही है। तो डी क्यू को अगर मैं लिखूंगा तो आई डी टी लिख सकता हूँ, और आई की वैल्यू तुम अभी निकाल चुके हो, आई की वैल्यू है ई बाई आर, मतलब पूरी लिख देता हूँ, दैट इज माइनस वन अपॉन आर। ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी फाइव बाई डी टी इंटू डी टी। तो तुम्हारे पास क्या बचा? माइनस डी फाइव अपॉन आर बचा ना, डी क्यू की वैल्यू। तो अगर तुम नेट चार्ज लिखोगे क्यू इंड्यूस तो क्या लिख दोगे? माइनस डेल्टा फाइव अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, समझ में आया? लारण्य, टिंग 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 टोंग। अगली बार जब तू जाएगी तो फिर उनको बुलाया जाएगा, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे वो यही है। हाँ, सॉरी बोलने से थोड़ी होता है, वो तुम जैसे बहुत लोग परेशान करते हैं ना, तो सबका गुस्सा इसी पे निकलेगा। बच्चे की गलतियां, बच्चे को थप्पड़ भी तो पड़ते हैं। वैष्णव भाई अपने जख्म दिखाना चाह रहा है।
ठीक है भाई, हो गया। अगली लिखा जाए इंड्यूस्ड हीट। कितने पैरामीटर हो गए? चार हो गए ना, इंड्यूस्ड हीट भी लिख लो। हाँ, चौथा लिख लो, इंड्यूस्ड हीट। हीट का तो अपन को पता है ना, इंड्यूस्ड हीट क्या था, आई स्क्वायर आर डी टी। मतलब हीट का तो जो वैल्यू वही है, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन, दैट्स इट। तो आई की वैल्यू अगर तुम डालोगे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ई स्क्वायर बाई आर डी टी का इंटीग्रेशन, एक ही बात है। हाँ, है ना। तो जैसे आई की वैल्यू अपन डालेंगे तो क्या लिखेंगे, ई बाई आर का ई स्क्वायर आर अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन, दैट इज ई स्क्वायर बाई आर डी टी का इंटीग्रेशन। तो इंड्यूस डी एम एफ का स्क्वायर अपॉन आर डी टी का इंटीग्रेशन। लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये पेपर बहुत इजी था, जो पेपर आपको दिया गया था। इसमें भी नालायक नंबर नहीं लेके आ पाए, ऐसा क्यों हुआ है? पेपर तो तुम्हारा एनसीईआरटी का ही था ये पूरा। इसका मतलब क्लास में पढ़ने के बाद घर पर जाके हम कुछ नहीं देख रहे हैं, इवन नोट्स भी खोल के नहीं देखे जा रहे हैं। बातें बड़ी बड़ी करनी है। हो गई इंड्यूस्ड हीट। अगली लिखा जाए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो भाई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में बवाल चीज़ है। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना, दोनों को रिलेट करने की कोशिश मत करना। एक क्षेत्र है, क्षेत्र समझते हैं? इस क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में अंदर की तरफ निर्गत हो रही है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में इनवर्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो अभी तक तुमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आता है। अगर लूप कंप्लीट है तो करंट बहेगी, करंट बहेगी, कंडक्टर है तो हीट वीट आएगी। तुमने सारी बातें विंडोज पैरामीटर में जो जो पॉसिबल थी अपन ने देख ली। अब कहानी ये है कि अगर किसी खुले क्षेत्र में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी टेढ़ा होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आज तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था वो चार्ज की वजह से हो रहा था। हाँ, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंज लॉ के हिसाब से डायरेक्शन रहेगी। जैसे लेंज ने जो बोला, क्या बोल के मरा लेंज? लेंज ने ये बोला, अय्या मैया दैया, लेंज ने ये बोला कि जो जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है वो उसी का विरोध करेगा। तो अंदर की तरफ है तो लेंज के हिसाब से जो डायरेक्शन है वो किधर होनी चाहिए, बाहर की तरफ। यहाँ फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो आई थिंक बहुत है इतना। न जाना भूल न जाना। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि इसकी डायरेक्शन अपोज करनी चाहिए, तो अपोज करनी चाहिए तो किधर होनी चाहिए, बाहर। जो पीले रंग से दिशाएं दिखा रखी हैं, सारी की सारी दिशाएं किस चीज़ की हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से ना तुम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो तो तुम्हारे तोचे उड़ जाएंगे। अभी तुमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं होती, ये सारी की सारी क्लोज्ड ही हैं। हाँ, है ना, सही बात है।
तो इसका मतलब जो अपन ने पढ़ा था वो थोड़ा सा लोचेदार है? क्या? अच्छा, लिखा था क्या? अरे तो बस वही मौका है, आज देखने का टाइम मिल गया। यही है रंग बिरंगी जो दिख रही है पीले रंग से, ये सारी की सारी वही है। जहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है वहां पर तो है ही है, बाहर भी है। समझ गए? तो लिख लिए जाए दो चार बातें। आओ लिखें भाई, चित्र तो बन जाएगा, लिख लो पहले। चित्र जो विचित्र है। When magnetic field changes with time, when magnetic field changes with time in region, when magnetic field changes with time in region, then region, 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 क्षेत्र, उत्तराखंड की भाषा में बोलें तो क्षेत्र। हाँ, उत्तराखंड से है क्या कोई? कोई नहीं उत्तराखंड से? यूके से है क्या कोई? यूके से, लंदन वंदन, अलीगढ़ से है कोई? उस क्षेत्र में भी शायद ये जो इसको ना खई बोलते हैं, है ना, है ना? So when magnetic field changes with time in region, then an electric field induces, within and outside the region, within and outside the region. When electric field induces within and outside the region. This field is, next point, this field is different from the conservative electrostatic field. This field is different from the conservative electrostatic field produced by stationary charges. Produced by stationary charges. Its field lines, next point, its field lines are always in closed curves. F is equal to QE is valid. F is equal to QE. Next point, F is equal to QE is valid for this field. This is non-conservative field. This is non-conservative field. This is non-conservative field. So potential cannot be defined. So potential cannot be defined. Next. अच्छा, तुमने ये पढ़ा था क्या? ये सॉरी, याद आएगा? ये डेल्टा वी के बराबर था कि नहीं था? आया ना? अगर मैं इसमें गोला लगा दूं तो इसका मतलब क्लोज्ड लूप हो गया, मतलब जहां से तुम शुरू किए थे वहीं पे पहुंच गए। अगर क्लोज्ड लूप लगा दूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं फॉर क्लोज्ड लूप ये वैल्यू कितनी है? 0। लेकिन उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, कैसा हो जाए? इंड्यूस, तो उस केस में क्या ये वैल्यू 0 होगी?
नहीं, उस केस में पोटेंशियल अलग अलग, मतलब ये वैल्यू नॉन जीरो होगी उस केस में। ई डॉट डी एल इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि पोटेंशियल तो डिफाइन कर ही नहीं सकते। ईएमएफ डिफाइन करेंगे हम, मतलब वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है लेकिन अलग तरीके से, उसका रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड से आया है। तो ये जो ईएमएफ है ना, जो भी नॉन जीरो आ रहा है, ये वैल्यू जो आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल से नहीं आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आई है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ है, उसकी वजह से वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। मतलब इसको अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो ये लिखूंगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ई इंड्यूस डॉट डी एल, दिस शुड बी इक्वल टू वॉट, जीरो नहीं होगी, ये होगी माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर। समझे बात को? डी फाइव बाई डी टी ई ही है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, ई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये आया कहाँ से है? ये इंड्यूस की वजह से आया है। दिस इज ई इंड्यूस। समझ में आया तुम्हारे? देखो, तुमने यहां पर जो बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये बात तुम ये सोच के कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल है, लेकिन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू जीरो है, वो इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, दैट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, उसकी वजह से नॉन जीरो है। चमक गई पूरी बात? छाप लेंगे जो लिखा हुआ है, ये एफ इज इक्वल टू क्यू ही तो पहले ही लिखा दिया, ये नहीं लिखना है। अगला पॉइंट बोला जाए। य हाँ है ना, एक पॉइंट और है, कोई बात नहीं, एक पॉइंट लिख लो। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड is same as the direction of induced current. Direction of induced electric field is same as direction of induced current. मतलब इस पे टेंजेंट बना दो, सिंपल। डायरेक्शन ऑफ induced electric field is same as direction of induced current. मतलब कोई कछुआ बोले कि मुझे यहाँ पे डायरेक्शन पता करनी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे टेंजेंट बना दे, ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे पता करनी है, ये गई, यही डायरेक्शन इंड्यूस करंट की होगी, है कि नहीं? आप लोग क्या, वो एक कछुए क्या बोल रहा है? ले लो तार, कैसे रखोगे? अच्छा अच्छा, मतलब ईएमएफ कम ज़्यादा करते रहेंगे, ठीक है फिर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कंजर्व सिस्टम से क्या तात्पर्य है? तो उसे आइसोलेटेड कहेंगे ना, कंजर्व थोड़ी कहेंगे। नहीं, जरूरी थोड़ी आइसोलेटेड सिस्टम में चीज़ें कंजर्व हो। तुम कंजर्वेशन का मतलब क्या समझते हो? बिल्कुल गलत। हर इंस्टेंट पे वो चीज़ कांस्टेंट है, नॉट इनिशियल एंड फाइनल। हाँ, ये अतरंगी प्रश्नों से बेटर है कि कुछ ढंग की चीज़ लिख ली जाए, पढ़ ली जाए।
चलें, चलो चलें मितवा इन ऊंची नीची राहों पे। तुमने वो गाना सुना है इसका? ये कौन सी मूवी थी अनिल कपूर की? वन डे चीफ मिनिस्टर वाली, हाँ। नायक, हाँ। उसमें गाना था ना, चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों पे, ऐसा कुछ था मतलब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुम्हें? ठीक है यार, देखो अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें तो अब सारी चीज़ें जेई के लिए फट रहा है ना, बोर्ड बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड बोर्ड के लिए काम की चीज़ नहीं। तो तुमने अभी तक ये एक रिलेशन देख लिया कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये रिलेशन तुमने देख लिया। इसके बेसिस पे चीज़ें शुरू होती हैं। इसके बेसिस पे क्या है कि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि भैया ये इसका सेंटर है, हमारे पास तीन बिंदु हैं। एक बिंदु हमने लिया यहाँ पर, बिंदु नंबर एक बिंदु लिया हमने यहाँ पर, और एक बिंदु लिया यहाँ पर, बिंदु क्रमांक 2, बिंदु क्रमांक 3। समझ गए? इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। त्रिज्या समझते हैं? रेडियस। व्यास माने डायमीटर, व्यास माने डायमीटर। हाँ व्यास, सरनेम भी होता है ना व्यास। हाँ, हाँ। तो 1 2 3 तीन पॉइंट ले लिए। तीनों बिंदु लेने के पश्चात हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली इंड्यूस वाली बात कर रहे हैं, एट 1। हमसे पहली बात पूछी गई कि आप 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। तो 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हमने क्या किया है कि एक छोटू सा लूप अज्यूम कर लिया। डिंग 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 डिंग। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात। हाँ, मैंने इस तरीके से लूप अज्यूम कर लिया। लूप की जो दूरी है वो मैंने स्मॉल आर मान ली, मतलब इसकी जो रेडियस है छुटकी वाली, स्मॉल आर। तो अब अपन लिखेंगे ई डॉट डी एल। तो जैसे यहाँ पर छोटे छोटे डी एल डी एल डी एल डी एल करते जाएंगे तो पूरा बन जाएगा। तो हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 ही होती है, इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब इसके अंदर का फ्लक्स चेंज की बात करते हैं। तो फ्लक्स चेंज मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हो रहा है। तो अगर मैं जैसे लिखूंगा डी फाइव बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी में एरिया तो कांस्टेंट है, वेरी क्या करा रहे हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा ए इंटू डी बी बाई डी टी, क्योंकि जो फाई की वैल्यू है, फाई इज बी ए। ऑब्वियसली कॉस थीटा अपन नहीं लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, कॉस 0 1 होता है। तो ये हो जाएगा ए इंटू डी बी बाई डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 पाई आर। अब ये एरिया देखो, एरिया की वैल्यू क्या रखी जाए? जितने में फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स कितने में चेंज हो रहा है? तुमने जो लूप लिया है उसी की तो बात करेंगे ना। दैट इज पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तुम लूप के बाहर क्यों जाओगे? तो ये सब कट गया। तो कटने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो कितना आ गया, सॉरी माइनस में भूल गया, माइनस आर बाई टू डी बी बाई डी टी। माइनस साइन क्या बता रहा है? लेंज लॉ को बता रहा है कि भाई जो डायरेक्शन होगी वो एकदम अपोजिट होगी। मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर ये अंदर की तरफ बी बढ़ रहा होगा तो फिर इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, अगर अंदर की तरफ घट रहा होगा तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। वो अपोजिशन बता रहा है। फिर अपन बात करेंगे दूसरे में, अगर अपन बात करें ई इंड्यूस्ड एट पॉइंट 2, भाई 2 पॉइंट की बात कर लेंगे तो 2 पॉइंट पर वापस से गोला बनाएंगे। ओए 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 क्या हो रहा है? ठीक है, तो अगेन यहां पर भी तुम वही लिखोगे। अरे गंदी बात, ई इंटू टू पाई आर,
लेकिन इस बार जो आर है वो बड़ा हो गया यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक का, इनटू माइनस एरिया। लेकिन एरिया इस बार कितना वेरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड? इस बार तो इसके अंदर क्या पूरे में एरिया वेरी कर रहा है? सिर्फ इस कैपिटल आर वाले में ही तो वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी, डिच के हूँ तो माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r डी वी बाई डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इंड्यूस। अगर हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें एट पॉइंट 3, तो 3 पे तो मतलब आर और आर दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए ना। उस केस में ई इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r डी वी बाई डी टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस आर बाई 2 डी वी बाई। कोई महान काम नहीं किया, ऐसा अपने एम्पियर सर्कुलर लॉ पहले ही पढ़ रखा है इस टाइप से जिसमें सॉल्व किया था। तो बस वही बातों को वापस से अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, छाप लेंगे। हेडिंग क्या लिखना है? हेडिंग लिखो कुछ नहीं, केस नंबर 1, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1, इतना लिख लो बस। हाँ कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू ही करना है। आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, है ना? बताया था ना? ठीक है, शायद बताइए। छाप लिया क्या? नंबर अच्छे लेके आया लेकिन इस बार वैष्णव, कितने नंबर आए तेरे? 17.5, है ना? एक क्वेश्चन और बहुत लोगों ने गलत किया है, एक तो मैंने बता ही दिया तुम्हें, है ना? एक और कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ा है क्या? क्या था? हाँ वो क्वेश्चन सही कह रहा है, जिसमें बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाए। वो लिखा है 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, उसमें लेंथ की जगह 1.5 मीटर लेके घूम रहे हैं। भाई सोलेनॉइड की लेंथ उस क्वेश्चन में दे रखी थी L 1.5 मीटर, उसका मैं क्या करूं? उसने स्मॉल n दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। 100 थी 1000 थी, 1000 थी शायद, वन, अच्छा 100 थी यहाँ। तो वो उसमें था 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना था। ये शायद थी क्वेश्चन नंबर 2 या 2 था, एमसीक्यू था 2 या 3। ये पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, तो एन की वैल्यू वहां से निकालनी थी। उसमें बच्चे इन्होंने पढ़ रखा है कैपिटल एन बाई एल होता है, तो कैपिटल एन की वैल्यू सर वन, वो 100 या 1000 जो भी दी है, एल की जगह सर 1.5। अरे कितनी लेंथ में टर्न्स हैं वो देखना है ना, तुम पूरे सोलेनोइड की लेंथ डाल के क्यों देख रहे हो? गधे, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, अब समझ में आया। क्या लिख दिया बेटा? क्या कह रहा? हमसे पंगा। अरे चलें क्या आगे? क्या क्या बेटा, ऐसा तो कुछ लिखा है भी नहीं इसमें। हाँ ये लिख देना, इस पे जेई के लिए है ना।
जेई नीट के लिए? इतना लिखने में तो बस इतना ही लिखना था। ये तो ज़्यादा ही लिख दिया। ऐसा लिख देना था, जेई नीट। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसा लिखते हैं, इट इज़ फॉर जीत। जेई प्लस नीट इज इक्वल टू जीत। आजकल वो काफी ज्यादा वो मीम चल रहे हैं, देखे क्या तुमने वो पाजीत वाले? तुम लोग बेचारे इंटरनेशनल मीम्स नहीं देखते। आजकल क्या है कि जो भी इंडियंस हैं उनको बाहर बेचारों को सबको बदनाम किया जा रहा है, जो एनआरआई लोग रह रहे हैं। तो उनके लिए एक स्लैंग यूज हो रहा है, पाजीत। पाजीत मतलब जैसे उन्होंने ये निकाला है, मतलब वो यूएस यूएस से शुरू हुआ था ये। पाजी मतलब जैसे यूएस और कनाडा से। इसीलिए मैं नहीं जाता हूँ। आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी वाघर न जाइयो, भले ही कंचन वर्षे। है ना, सूदिंग लग रहा है ना? हाँ। आव नहीं आदर नहीं मतलब जहाँ पे तुम्हारा प्यार मोहब्बत से तुम्हारा वेलकम ना हो, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, जहाँ पे तुम्हारी सामने वाले की आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम ना हो। तुलसी वाह घर ना जाइयो, उस घर पे नहीं जाना चाहिए, भले ही वहां पे कंचन मतलब सोना बरस रहा हो। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ बेशरम लोग पहुंच जाते हैं। हमें तो सोने ही से मतलब है। हमें आव आदर से कोई मतलब नहीं, बड़ी लात मार लो, सोना दे दो बस। तुम भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ ऐसे ही जाते हो क्या? नहीं ना? ऐसा थोड़ी किसी के यहाँ चले जाते हो। नहीं ना? तो ये बातें हो गई भाई। अब देखो, वापस एनसीईआरटी के सिलेबस पे आते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी मैंने पढ़ा दी। यार एक बात ऐसी है कि तुमने पढ़ रखा था फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा। सुनते जाना। तुम इस बी को वेरी करा के फ्लक्स निकाल सकते हो, फ्लक्स को वेरी करा सकते हो। ठीक है। तुम इस एरिया को वेरी करा के फ्लक्स को वेरी करा सकते हो। तुम इस थीटा को वेरी करा के फ्लक्स को वेरी करा सकते हो। मतलब एटलीस्ट एक 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 तो कर ही सकते हैं। इनका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों वेरी करा दिए, एरिया और थीटा दोनों वेरी करा दिए, तो ये सब अपने काम की नहीं, अपने काम का इंडिविजुअल है। तो देखो, सबसे पहला, अगर तुमने सिर्फ बी को वेरी कराया है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक ईएमआई। क्या बोलते हैं? स्टैटिक ईएमआई। तो ईएमआई वही तो नहीं समझ रहा था? अच्छा हाँ। स्टैटिक ईएमआई, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है सेल्फ इंडक्शन, और एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। स्टैटिक ईएमआई का मतलब है कि जहां पर आपका जो बी है वो वेरी करेगा, और ए एंड थीटा वो कांस्टेंट रहेंगे। सिंपल। दूसरा टाइप क्या हो सकता है? हम टाइप्स ऑफ ईएमआई की बात कर रहे हैं ना। कोई हेडिंग पूछे कि क्या हेडिंग है, तो हेडिंग है टाइप्स ऑफ ईएमआई। वरना भी रोने आ जाएंगे, "हाँ सर क्या पढ़ा रहे हो, टाइप्स ऑफ ईएमआई"। स्टैटिक ईएमआई के बाद दूसरा है डायनेमिक ईएमआई। डायनेमिक ईएमआई का मतलब है जहां पर सिर्फ एरिया ही वेरी करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा ये दोनों कैसे हो जाएंगे? नियत। क्या हो जाएंगे? नियत। नियत समझते हो? कांस्टेंट। नियत माने कांस्टेंट। फिर हिंदी मेरे पास नहीं थी। फिर डायनेमिक ईएमआई के बाद फिर अपन बात करते हैं। नहीं, नहीं। मैंने पढ़ाई है ना हिंदी में। एंगुलर ईएमआई।
एंगुलर ईएमआई का मतलब ऐसा, या रोटेशनल ईएमआई भी बोल सकते हैं इसे। इसमें मतलब थीटा वेरी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड एंड और क्या बचा, एरिया। एंगुलर है या इसको पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियोडिक ही शब्द ज़्यादा बढ़िया है, पीरियोडिक ईएमआई। थीटा वेरी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो आप इन तीन तरीके की ईएमआई के बारे में पढ़ेंगे। तीनों तरीके की चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। एनसीईआरटी में थोड़ी थोड़ी हैं, बाकी जेई नीट में थोड़ी थोड़ी हैं। समझ गए? हाँ, तो तीनों बातें लिख ली जाए और हेडिंग लिख ली जाए। स्टैटिक में सेल्फ इंडक्शन, औकात के बाहर है ना बेटा। हाँ हाँ, हेडिंग लिख ली जाए सेल्फ इंडक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कैसे हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होगा। करंट को वेरी करा दो, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर जाएगा। हाँ है ना? ठीक है, तो इसमें हेडिंग आपने लिख ली सेल्फ इंडक्शन। खुद से खुद को इंड्यूस कर देना। हैव यू एनी डाउट? अच्छा, इट्स ऑल क्लियर। या इट्स गोइंग ओवर द हेड एंड अंडर द लेग। और इट्स गोइंग इनसाइड द हेड, इनसाइड द हेड। ओके, या शुरू करते हैं। When current in a coil changed with respect to time, सेल्फ इंडक्शन में लिखा जाए, हेडिंग है सेल्फ इंडक्शन। व्हेन ठीक है, when current in a coil is changed with respect to time, then flux related to coil, then flux related to coil is also changed, then flux related to coil is also changed, comma, an EMF is induced in this same coil, flux related to the coil is also changed. So an EMF induced, so an EMF induced in this same coil, so an EMF is induced in this same coil. This is called self induction. पूरा घटना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। करंट को वेरी करा के मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराया, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के फ्लक्स वेरी कराया, और उस फ्लक्स के वेरी करने से जो भी घटना घट रही है, ईएमएफ इंड्यूस आ रहा है, जो भी हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। समझ गए पूरी कहानी? तो इसका मतलब जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी करंट पे है कहीं ना कहीं। बात चमकी? लिखो अगली कहानी, मतलब अगला पॉइंट। दिस हाई सी मई, this induced EMF opposes the change in current. This induced EMF opposes the change in current. Coefficient of self-induction is called, is denoted by capital L. The coefficient of self-induction is denoted by capital L. समझे? कैपिटल N, N for अच्छा, L बोला मैंने।
हाँ 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 सॉरी 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 सॉरी। नहीं नहीं नहीं, वो एल ही है। अरे यार एल मतलब सेल्फ इंडक्शन ही होता है ना। मैं कुछ और सोचने लगा। मैं सोचने लगा कि अगर मान लो फ्लक्स है, एक कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स अगर बी इंटू ए है, तो एन नंबर ऑफ कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो मैं ये समझ में आया कि जो फ्लक्स है वो आई के प्रोपोर्शनल है ना। तो यहां से अगर फ्लक्स को लिखा जाए तो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। तो यहां से जो एल निकल के आएगा दैट विल बी फाई अपॉन आई। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी एन बी ए डिवाइडेड बाई आई। इसकी यूनिट होती है हेनरी। यूनिट होती है हेनरी। हाँ लिखना है। पायल किसकी सहेली है। पायल पायल टेंशन। तुम में से किसी की सहेली है ना। वो आई क्यों नहीं है इतने सालों से। वो बीच में आई थी 2 4 दिन, फिर उसके बाद फिर गायब हो गई। ऐसा कैसे पड़ेगी। कैसे पढ़ती है वो। ऐसे तो सब छूट भूल जाएगी, सब छूट जाएगा। तो बैकलॉग कभी कंप्लीट भी तो करने हैं। अभी जो नहीं पड़ेगी ये भी तो बैकलॉग बन जाएगा। ठीक है जी। अगली कहानी। अच्छा नोटेशन तुम्हें पता है। नोटेशन मतलब नोटेशन एल हो गया, मतलब ये बनाना कैसे, जैसे रजिस्टर तो ऐसे बनाते हैं, रजिस्टर का तो तुम्हें पता है। इसको नोट किया जाता है ऐसे, सोलेनॉइड टाइप से। सर्किट में ऐसे बनाएंगे। जैसे ऐसे तुम लिख लो एक, तो बैटरी के साथ बना लो इट इज एल। तो तुम्हें याद रहेगा कि ऐसा दिख, ऐसा बनाना है सर्किट में। ठीक है। रजिस्टर इज जिगजैग एंड इंडक्टर इज कॉइल। कुछ नहीं, ये लिखा है, ये बनाना है। हो गया जी इतना। बहुत ही बढ़िया, शानदार। वैसे आप इसको, इसकी यूनिट हेनरी है। हेनरी को आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। फ्लक्स मतलब किस में होगा, वेबर में। तो इसको आप वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उससे। और फिर इससे डायमेंशन वगैरह खुद निकाल सकते हैं। डायमेंशन में बताऊं क्या या रहने दूं। बता देनी चाहिए या छोड़ दें। इसकी डायमेंशन लिख लो। इसकी डायमेंशन होती है, या पूरा सॉल्व करा के लिखाऊं या फिर इतना चलेगा। हाँ ऐसे ही लिख दूं। तो इसकी डायमेंशन है m1 l2 t-2, m1 l2 t-2, a-2, t-2 a-2। और स्टार मार्क करके पॉइंट लिख देंगे। L is constant of coil। L is constant of coil। एक कॉइल का कांस्टेंट है L, मतलब उस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है दैट इज L। सेल्फ इंडक्शन कितना है वो L है। तो L इज कांस्टेंट ऑफ कॉइल एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट थ्रू कॉइल। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट थ्रू कॉइल। मतलब जो फ्लक्स है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। वहां से अपन ने डिपेंडेंसी निकाली है L की, लेकिन L करंट पे डिपेंड नहीं करता। बट L इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट थ्रू कॉइल। ठीक है ना। स्टार मार्क करके लिख लिया, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो। पढ़ेगा इंडिया। नाइस। ठीक है। इस बात को अभी बता दें क्या, या छोड़ दिया जाए। सेल्फ इंडक्शन के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने की इच्छा है मेरी। तो लिख लो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर अगर निकालें तो कितना निकलेगा। देखो भाई,
इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर यहाँ पर निकालेंगे तो ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, सही बात है। और ये डी फाइव बाई डी टी कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल टू एल आई, तो डी इज इक्वल टू एल आई बाई डी टी, तो एल तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं और इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, दोनों ही नाम है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ। मतलब एक इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा होगा, वो होगा माइनस एल डी आई बाई डी, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, अगला पॉइंट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। हाँ मतलब अगला पॉइंट इसी में ही, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अभी तुम्हें सेल्फ इंडक्टेंस ही पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस का बेसिक फंडामेंटल देख लिया, फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू एन बी ए बाई आई। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू अगर अपन सोलेनॉइड के लिए निकालें तो कितनी निकलेगी। सॉल्व करना चाहोगे? करो, सब कुछ तो पता है तुम्हें सोलेनॉइड के बारे में, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, करो। हाँ लिख ली सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, करो करो, सब कुछ तो पता है तुम्हें, एल की वैल्यू तुमने निकाली रखी है। और क्या है? अरे 2 मिनट का काम है, तुम लोग इतना क्या पेज पलट रहे हो, गधों वाली हरकतें कर देते हो कभी कभी। एल बराबर क्या था, एन बी ए बाई आई। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनॉइड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, आई क्या है, करंट इन सोलेनॉइड। ठीक है, ये सब बातें मैं नहीं लिख रहा हूँ, सारे पैरामीटर तुम्हें पता है पहले से। ये देखो, ये तो हो गया एन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया अपॉन आई। तो सबसे पहले आई से आई मर गया, तो तुम्हारे पास क्या बच गया, म्यू नॉट एन, और स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, एन अपॉन एल इंटू ए। तो तुम्हारे पास इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। सही बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी की इच्छा होगी, तुम्हें पता है कि यार इसमें एक काम करो, इसमें स्मॉल एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एन स्क्वायर ए बाई एल स्क्वायर इंटू एल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों इस्तेमाल होते हैं, या तो ये या फिर ये, एक ही बात है। और यहां पर स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ए इज एरिया ऑफ सोलेनॉइड। अच्छा, अगर मान लो सोलेनॉइड के अंदर कोई मीडियम चेंज हो जाए, तो इस मीडियम में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। जब भी मीडियम चेंज होगा तो म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। तो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एरिया अपॉन लेंथ, खत्म, इन केस ऑफ मीडियम। मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है, उस केस में जो एल एम होगा उसकी वैल्यू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगी। ठीक है दोस्त।
उम्मीद करते हैं आप लोगों ने छाप लिया है। आसान बातें हैं ये सब, लल्लू पुल्लू बातें। फॉर्मूला याद रखना है, ये तो बताना भूल ही गया, इंपॉर्टेंट है। भूख लगने लगी यार अब तो, है ना। अच्छा टाइम भी होने वाला ही है। आज टाइम जल्दी हो गया ना, क्योंकि क्लास मैथ्स की चल रही थी ना इससे पहले, तो थोड़ा सा 10 मिनट एक्सटेंड हो गई थी। कोई बात नहीं, अपनी क्लास 1 10 तक चलेगी, उसमें क्या है। भूख तो मुझे भी लग रही है यार। देखो एलआर सर्किट जो है वो अपन अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो जेई नीट का वो एकदम अलग ही केस है। एलआर सर्किट तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो अभी तुम्हें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको बाद में ही पढ़ाऊँगा। या एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? मेरे पास होगी ना। किसी के पास पढ़ी है क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एक इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका बस फॉर्मूला लिख लो। इट इज हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। एल, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड का यू, एनर्जी स्टोर्ड इज यू, हाफ एल आई स्क्वायर। नहीं 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 बेटा, मेरा फोकस एकदम बराबर है। अगला पॉइंट लिख लो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी इज इंडक्टर इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एनर्जी डेंसिटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। इतना ही लिख लो बस, इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा ज्ञान हानिकारक हो जाएगा तुम्हारे लिए अभी की स्थिति में। ठीक है, अगली हेडिंग लिखो, म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा है वॉल्यूम, वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल। एनर्जी डेंसिटी में क्या इतना लोड ले रहे हैं अपन? क्या बेटा जी? है? किसने कहा आसान है? देख अभी खत्म होता है। पहले लिख लेते हैं, थ्योरी लिख के खत्म करते हैं, फिर आगे देखते हैं। whenever current passing through primary coil, whenever current passing through primary coil or circuit, whenever current passing through primary coil or circuit change with respect to time, change with respect to time, whenever current passing through primary coil or circuit change with respect to time, then magnetic flux in neighboring coil, neighboring secondary coil, then magnetic flux in neighboring secondary coil or circuit, neighboring पड़ोसी, neighboring secondary coil or circuit will also change, also changes, will also changes with respect to time. Then magnetic flux in neighboring secondary coil or circuit will also changes with respect to time. According to Lenz law, according to Lenz law, for opposition of flux change, according to Lenz law, for opposition of flux change
an EMF and a current, an EMF and a current flux change or opposition of flux change and EMF and current induced in the neighboring coil or circuit. Induced in the neighboring coil or circuit. This phenomena is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद का खुद की वजह से, और म्यूचुअल मतलब दूसरे की वजह से खुद में। समझा? ठीक है, चलिए भाई, तो कहाँ चलिए, मतलब आगे बढ़ते हैं। तुम तो यार भावनाओं में एकदम बह गए। चलिए भाई, एकदम लाओ सर कहाँ। देखो भाई, बात ऐसी है कि ये कॉइल है, ठीक है, या वेरिएबल बना देते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सोर्स बना देते हैं। एसी बना देंगे तो भी चलेगा, या डीसी बना के तुम खुद भी इसको वेरी करा सकते हो, दोनों ही बातें। और एक यहाँ पे अपन ने एक कॉइल बना दी। ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इससे पास करने वाला फ्लक्स φ1 है, मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 है। नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, फ्लक्स φ2 है, मैग्नेटिक फील्ड B2 है, और करंट इसमें जो होगी वो I2 है। समझ गया बात को? यहाँ पे बैटरी किधर लगी है, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में? अरे बोलना गधे, पीछे क्या देख रहा है, इधर देख। बैटरी किधर लगी है मिश्रा जी? आंखें फूट गई सर, अब कहाँ से दिखेगी? राइट वाले में, लेफ्ट वाले में? इसमें लगी है, लेफ्ट वाले में। तो देखो यार, अब बात ऐसी है कि अगर इसमें कॉइल है तो इस कॉइल में से करंट पास कर रही है, करंट पास कर रही है, तो यहाँ पे कुछ फील्ड होगा। फील्ड होगा तो फील्ड लाइंस होंगी, फील्ड लाइंस होंगी तो काफ़ी दूर दूर तक जा रही होंगी, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही होंगी। ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? हाँ, है ना। अब अगर मान ले इसमें जो फ्लो होने वाली करंट I1 है, अगर मैं I1 को चेंज करूं तो B1 चेंज होगा। B1 चेंज हुआ तो B1 यहां पर भी है, तो यहां पे इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ। अगर इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ तो तुमने लेंज लॉ में यही तो पढ़ा था कि मतलब E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ है तो फ्लक्स चेंज का अपोज करने के लिए लेंज लॉ के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो करेगी, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट है। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट आएगी वो कितनी हो जाएगी? I2। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? E2। चमकी बात। तो जो डायरेक्शन है यहाँ पर वो इसके जस्ट अपोजिट होगी। जैसे यहाँ पर अगर देखें, अगर करंट सपोज करो मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेके जा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लेके जा रहा हूँ, और अगर ये I1 को मैं इंक्रीज कर दूँ, अगर I1 को इंक्रीज करूँगा तो इंक्रीज करने के अपोज करने के लिए डायरेक्शन ऐसी आएगी कि नहीं आएगी? तो डायरेक्शन अगर ऐसी आएगी तो इसमें करंट ऐसी जानी चाहिए। समझे बात को? तो ये जो घटना है म्यूचुअल इंडक्शन की वो ये है कि अगर मैं याद करो फैराडे का लास्ट एक्सपेरिमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सामने बना हुआ है। तुमने करंट इसमें चेंज करी है, इफेक्ट इसमें दिख रहा है। इसमें करंट चेंज करने से इसमें करंट आ रही है, तो इसकी वजह से इसमें जो भी हो रहा है इसके पीछे में इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी को तो म्यूचुअल इंडक्शन कह रहे हो, ठीक है।
वो पूरी घटना एक लूप में करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुआ, इसकी वजह से दूसरे लूप में करंट आ जाना, इस सब की जो पीछे का कारण है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। समझ गई बात? इससे आगे की कहानी अगली क्लास में करेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन की नोटेशन ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल एम। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।